तो आज अपना टॉपिक रहेगा कल्चर के अंदर राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ, तो सबसे पहले तो सर जनजाति, व्हाट इज जनजाति? तो हमारे जो इंडिया में जो प्रथाएं चल रही हैं वो जाति प्रथा चल रही है। जैसे मनुस्मृति के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, मनुस्मृति के अंदर किस पर आधारित हुआ करते था? कर्म पर। किसके आधार पर? कर्म पर आधारित था। जैसा आपका कर्म होगा आप वैसे ही नहीं जाओगे। हालांकि उसने ये कहा था कि ब्राह्मणों के मुख से जो निकले हैं वो क्या माने जाएंगे? ब्राह्मण। ब्रह्मा जी के मुख से जो निकले हैं वो ब्राह्मण, उनके बाजुओं से निकले हैं जो क्षत्रिय, जांग से निकले हैं वैश्य, पैरों से निकले हैं शूद्र। फिर जो बंदा जैसे कर्म करता था, अगर वो मान लो लोगों की सेवाएं कर रहा है तो बस वो शूद्र जाति का माना जाएगा। अगर वो यज्ञ वगैरह कर रहा है तो ब्राह्मण माना जाएगा, पूजा पाठ करता है। अगर वो बिजनेस करता है तो क्या माना जाएगा? वैश्य माना जाएगा। व्यापार करता है तो वैश्य माना जाएगा। ठीक है। अगर वो लोगों की रक्षा करता है तो क्या माना जाएगा? क्षत्रिय माना जाएगा। धीरे धीरे ये कर्म चेंज होकर किस में बदल गया? जन्म पर बदल गया। किस में बदल गया? जन्म पर बदल गया। पहले तो ये कर्मों के आधारित था कि आपका जैसा कर्म है आपको उसी वर्ण में रख दिया जाएगा, आपका जैसा काम धंधा है आपको वही माना जाएगा। लेकिन उसके बाद उस कोई बच्चा जिसके गर्भ पे जन्म लिया, अब उसने जिसके गर्भ पे जन्म ले लिया उसको वही मान लिया गया। मतलब शूद्र के घर पे जन्म लेने वाला भी क्या माना जाएगा? शूद्र मान। वो चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसमें योग्यता क्षत्रिय होने की है, फिर भी उसको क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, उसको शूद्र ही माना जाएगा। क्योंकि किस पर आधार हो गया था? जिसके घर पे जन्म ले लिया वही माने जाओगे। जैसे मैंने महाभारत के किस्से कई बार सुनाए हैं। कर्ण को हथियार उठाने से क्यों रोका जाता था बार बार? क्योंकि माना जाता था कि उसने किसके घर पे जन्म लिया है? शूद्र के घर पे जन्म लिया है। हालांकि वो कुंती का बेटा था लेकिन पता नहीं था किसी को, तो ये माना जाता था वो एक सारथी, रथ चलाने वाले का बेटा है, तो वो शूद्र हुआ तो उसको हथियार उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जन्म पर आधारित हो गया। वर्तमान में किस पर आधारित है? जाति। जन्म तो ही जिसके घर पे जन्म ले लिया वो उसी का माना जाएगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था वर्तमान में किस में बदल चुकी है? वर्ण व्यवस्था वर्तमान में किस में बदल चुकी है? जाति में। अब जातियों की क्या क्या कैटेगरी की हुई है? सामान्य, सामान्य के अंदर आरक्षण देकर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो आर्थिक रूप से जनरल कास्ट के लोग कमजोर हैं उनको क्या 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 आरक्षण दिया जाता है? ईडब्ल्यूएस के तहत रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट हिंदी में बोले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी कास्ट। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्रों के हिसाब से भी बांटा जाता है ना, जो आदिवासी एरिया है उनको अलग आरक्षण दिया जाता है। ओके, अनुसूचित क्षेत्रों में आ जाते हैं वो। मुख्य रूप से ये जातियां चलती हैं, ये जातियां चलती। अब ये जो है ना, ये एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ये हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका रहना सहना क्या है, उनके भगवान कौन है, उनके गुरु कौन है, उनकी शब्दावलियाँ, वो घर को क्या बोलते हैं, वो अपने गांव को क्या बोलते हैं, उनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजाति। मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, कि सीधे ही करवाने लग जाओ आपको उसका बेसिक ही नहीं पता। तो ये टॉपिक हमने करना है। अब राजस्थान में मुख्य रूप से किन किन जातियों की, जनजातियों की हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम जनजातियों की चर्चा करेंगे। मीना जनजाति जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? भील को। इसकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा सहरिया जनजाति, उसके अलावा ग्रासिया जनजाति,
ग्रासिया जनजाति, उसके अलावा कंजर जनजाति, उसके अलावा डामोर जनजाति, डामोर डामोर जनजाति, एक नेक्स्ट होगी सांसी जनजाति, सांसी जनजाति। ठीक है, और इसके अलावा अपने चर्चा कर लेंगे कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, और भी जैसे एक दो होंगी, इन जनजातियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। वैसे अवरोही क्रम में देखा जाए कि राजस्थान में आरोही क्रम में अवरोही क्रम में देखा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? मीना। अवरोही में 1 नंबर पे ये, अवरोही का मतलब ज्यादा से कम की ओर। 2 नंबर पर जो पाई जाती है वो भील, 3 नंबर पे ग्रासिया, 4 नंबर पे सहरिया और 5 नंबर पे डामोर। इन पांचों का क्रम पता होना चाहिए। राजस्थान में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उससे कम कौन सी 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 है? ये पहले 5 आपको याद होने चाहिए और इनकी आज हम चर्चा करेंगे। जितना आज हो पाएगा कुछ कल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। हमारे संविधान से स्टार्ट करते हैं। भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 341 और 342 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की चर्चा की हुई है। एससी और एसटी की चर्चा किस संविधान के किस अनुच्छेदों में है? 341 और 342 के अंदर इसकी चर्चा की हुई है। भारत विकास परिषद एक संस्था है, भारत विकास परिषद, भारत विकास परिषद। इन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक योजना निकाली थी, एकलव्य योजना। योजना का नाम क्या था? एकलव्य योजना। किससे संबंधित? खेल से संबंधित। किसके लिए थी स्पेशल? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति। तो भारत विकास परिषद ने खेल से संबंधित एक योजना निकाली थी, एकलव्य योजना। स्पेशल किनके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। एकलव्य नाम ही क्यों रखा? क्या है एकलव्य की कहानी? एकलव्य शूद्र जाति का था, शूद्र वर्ण के अंदर आता था। वर्ण, पहले जाति नहीं चलती थी, क्या चलता था? वर्ण। शूद्र वर्ण के अंदर था। इसको भी धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था। किस गुरु के पास जाते हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पास, और कहते हैं कि मेरे को भी सिखाइए, आप मेरे गुरु बनिए। तो गुरु द्रोणाचार्य का पहला क्वेश्चन ही पता क्या था? गुरु द्रोणाचार्य का पहला क्वेश्चन ही था कि ये बता तू किस वर्ण से है? तो एकलव्य ने कहा मैं शूद्र वर्ण से हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तेरे को शिक्षा नहीं दे सकता, शूद्रों को हम शिक्षा नहीं देते, अगर तू क्षत्रिय है तो ही तेरे को शिक्षा दी जाएगी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। फिर एकलव्य के अंदर भी देखो कितना हौसला था। उसने एक पेड़ के ऊपर अपने गुरु द्रोणाचार्य की पिक्चर बनाई, रोज उसके सामने जाके क्या करता था? प्रयास करता था, प्रैक्टिस करता था। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना हार रही थी, तब एकलव्य अपनी सेना लेकर किसका साथ देने आता है? गुरु द्रोणाचार्य का साथ देने आता है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं यार मैंने तेरे को शिक्षा देने से मना कर दिया था और आज तो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया, ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि गुरु बिना तो कुछ है ही नहीं, गति नहीं है। तो पक्का तुमने कोई ना कोई गुरु तो बनाया होगा। तो वो कौन सा महान गुरु है जिसने तेरे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि तू आज इतना बड़ा धनुर्धर है, इतनी बड़ी तूने सेना खड़ी की हुई है? तो एकलव्य कहता है चलो आओ मैं अपने गुरु से आपको मिलवाता हूँ। एकलव्य उनको अपने जंगल में, उस जंगल में ले जाता है। जंगल में उसी पेड़ के आगे ले जाता है जहां पर उसने गुरु द्रोणाचार्य की पिक्चर बनाई हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य कहता है कि मैं रोज यहां आके प्रैक्टिस करता था और ये फील करता था, महसूस करता था कि मेरे गुरु मेरे को देख रहे हैं और मेरे को शाबाशी दे रहे हैं। एकलव्य ने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पैरों से तक तीर चलाने सीख लिए थे। लेफ्ट हैंड से क्यों सीखा? जब बचपन में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को कहा था कि मेरे को शिक्षा दो और गुरु द्रोणाचार्य ने देने से मना कर दी थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था कि तेरे राइट हैंड का अंगूठा मेरे को दे दे। एकलव्य ने हाथों हाथ ही अपना अंगूठा काट कर उसको दे दिया था। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि कोई भी गुरु हो, गुरु कुछ ना कुछ तो हमेशा सिखा के ही जाते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते मैंने तेरे को क्या सिखाया? कहते आपने सिखाया ना, आपने मेरे से क्या मांगा?
अंगूठा मांगा। अब अंगूठे बिना तो मैं तीर चला नहीं सकता, तो मैंने, और तीर चलाने का शौक था मेरे में, तो मैंने उसको इस तरीके से चलाना सीखा, इस हाथ से चलाना सीखा, पैरों से चलाना सीखा। अगर आप मेरे से अंगूठा ना मांगते तो आज मैं भी अर्जुन की तरह सिर्फ एक ही हाथ से तीर चला सकता था। आई बात समझ? तो एकलव्य का संबंध शूद्र वर्ण से था, इसलिए जो उनको योजना निकाली गई वो कौन सी योजना निकाली गई? एकलव्य योजना। एकलव्य योजना, क्लियर है? नेक्स्ट, राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं, राजस्थान में कुल जनजाति का, राजस्थान में कुल जनसंख्या का, राजस्थान में कुल जनसंख्या का 8.2% लोग कैसे रहते हैं? एसटी कास्ट के हैं। राजस्थान में कुल जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 8% लोग कौन से जनजाति, किस चीज के हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी कास्ट के हैं। और भारत में कुल जितने जनजातियां रहती हैं, भारत की कुल जनजाति का 13.5% जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। तो भारत में जितनी जनजाति रहती है उसका 13.5% जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान की कुल जितनी जनसंख्या है उसका 8.2% लोग किस चीज के हैं? एसटी कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। सबसे ज्यादा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं जी उदयपुर। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। सबसे कम एसटी कास्ट के लोग कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। सर्वाधिक उदयपुर और सबसे न्यूनतम बीकानेर। लेकिन अगर परसेंटेज चेक की जाए, परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा एसटी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा में। और सबसे कम कहाँ रहते हैं? नागौर में। बांसवाड़ा में जितनी जनसंख्या है उसका 76.4% एसटी कास्ट के लोग हैं। नागौर में सिर्फ 0.3% एसटी कास्ट के लोग हैं, मतलब नाम मात्र है। मतलब नागौर में एसटी वाले ज़्यादा रहते ही नहीं हैं। आई बात समझ? वापिस सुनिए, राजस्थान में सर्वाधिक एसटी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक रहते हैं उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ रहते हैं? बीकानेर में। परसेंटेज के आधार पे पूछा जाए तो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा में। कितना? न्यूनतम कहाँ रहते हैं? नागौर में। कितना? 0.3 या 0.3%, सिर्फ 0.3%। इसे 0.3 भी कह सकते हो, इसे 30 भी कह सकते हो। पॉइंट के बाद इस जीरो की वैल्यू नहीं होती। 0.3 का मतलब 30 ही माना जाता है। क्लियर है? अब ये समझ आया आपको? सर्वाधिक उदयपुर और परसेंटेज में बांसवाड़ा। ये जब भी आप राजस्थान जीके में ये इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सर्वाधिक कहाँ है, परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ है। इसका मतलब क्या है? देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। जैसे ये दो शहर हैं, इस शहर का नाम है ए, इस शहर का नाम है बी। ठीक है? यहाँ पे मान लो 100 लोग रहते हैं। 100 लोग यहाँ रहते हैं, 100 लोग ही यहाँ पे रहते हैं। दोनों शहरों में 100 लोग रहते हैं। अब यहाँ पे 100 में से आप ये मान लो 70 लोग किसके हैं? एसटी कास्ट के हैं। 70 किसके हैं? एसटी के। इसको 50 लेते हैं। यहाँ पे टोटल इस गांव में कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। और 50 में से 40 किस कास्ट के हैं? एसटी कास्ट के हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ शहर ए और शहर बी में सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है? अरे ए में ही रहती है, 70 लोग रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 70। वहाँ कितने रहते हैं? तो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? ए में रहते हैं। सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? ए में रहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, फिर आंसर क्या आएगा?
बी आएगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी 70/100 × 100, तो कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पे 70। इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी 40/50 गुना 100, 50 दूना 100, 40 दूना 80। परसेंटेज के मामले में कौन है आगे बी। सिंपल अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 फिर कौन है आगे ए। सर्वाधिक एसटी कास्ट के लोग ए में रहते हैं, लेकिन परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ रहते हैं बी में रहते हैं। समझ आया आपको डिफरेंस। ऐसे सर्वाधिक कहाँ रहते हैं उदयपुर। अगर आप नॉर्मल काउंटिंग करोगे तो उदयपुर में आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज में ज़्यादा कहाँ मिलेंगे बांसवाड़ा में। ऐसी न्यूनतम बीकानेर है, लेकिन परसेंटेज में न्यूनतम निकालोगे तो आंसर क्या आएगा नागौर। ओके। उदयपुर में 2 संस्थाएं भी चलती हैं, राजस्थान जनजाति विकास एवं शोध संस्थान। इनके विकास के लिए, जनजातियों के विकास के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम है राजस्थान जनजाति विकास एवं शोध संस्थान, एक है राजस्थान जनजाति शहरी सहकारी संघ। ये दोनों ही कहाँ पर हैं उदयपुर में। ये दोनों ही संस्थाएं कहाँ पर हैं उदयपुर में। ये क्या काम करती हैं, ये जनजातियों के विकास का काम करती हैं, एसटी कास्ट के लोगों के विकास का काम करती है दोनों ही संस्थाएं। और ये दोनों संस्थाएं कहाँ पर हैं उदयपुर में है। ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर इसके बाद हम एक एक करके जनजातियां स्टार्ट करते हैं पढ़नी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी कास्ट की चर्चा की गई है। इनकी चर्चा 341 और 342 में है। भारत विकास परिषद सेंट्रल लेवल का एक संस्था है, इसने खेल से संबंधित एसटी कास्ट के लिए एक योजना निकाली थी, उसका नाम क्या था एकलव्य योजना। एकलव्य योजना खेलों से संबंधित। राजस्थान में जितनी जनसंख्या है उसका 8.2% लोग एसटी कास्ट के रहते हैं, और भारत में कुल जितनी जनजातियां रहती हैं उसका 13.5% लोग एसटी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक एसटी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं उदयपुर में, कम कहाँ रहते हैं परसेंटेज में ज़्यादा कहाँ पर हैं बांसवाड़ा में, कम कहाँ पर हैं नागौर में। उदयपुर में 2 संस्थाएं भी चलती हैं, राजस्थान जनजाति विकास एवं शोध संस्थान, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ। ये दोनों संस्थाएं कहाँ पर हैं उदयपुर में, जो जनजातियों के विकास का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनजातियाँ। सबसे पहले करते हैं मीना। इजी टॉपिक है, कुछ टॉपिक इजी में आते हैं कुछ टफ में आते हैं। जनजाति का टॉपिक टफ में नहीं आता, बिल्कुल इजी टॉपिकों में आते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। मीना जनजाति। तो मीना जनजाति की क्या क्या खास बात है, कहाँ निवास करती है, इनके गुरु का नाम क्या है, किन किन शब्दों का यूज करती है। हम घर बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, हम गांव बोलते हैं, ये गांव को क्या बोलते हैं, ये अपने मुखिया को क्या बोलते हैं, ये सब चर्चा अपने करेंगे। तो करते हैं मीना जनजाति से स्टार्ट। राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं सबसे पढ़ी लिखी जनजाति, शिक्षित जनजाति कौन सी मानी जाती है मीना। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मीना है। ये राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रहती है जयपुर। राजस्थान के सर्वाधिक जयपुर जिले में ज़्यादा निवास करती है, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है और जनसंख्या में भी सबसे बड़ी जनजाति है एसटी में। ठीक है, मीना शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, मीन, और मीन का मतलब होता है मछली। मछली, ये लोग अपने आप को मत्स्य अवतार मानते हैं। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार। मीना जनजाति के लोगों का कहना है कि हम लोग मछली का अवतार हैं, अपने आप को मत्स्य, मछली के लिए शब्द आता है मत्स्य, अपने आप को मत्स्य अवतार मानते हैं। और ये कहते हैं हमारे शब्द का मतलब ही क्या है मछली है। मीना शब्द मीन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है मछली, इसलिए ये लोग मछली नहीं खाते, बाकी सब खा लेते हैं
किसको बख्श देते हैं? मछली को बख्शते हैं। ये लोग मछली नहीं खाते। ठीक, आई बात समझ? ओके। मीनाओं से संबंधित एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है मीना पुराण। क्या नाम है? ये लिखा था मुनि मगन सागर ने। मुनि मगर सागर ने इस ग्रंथ की रचना की थी, मीना पुराण की। तो मीना पुराण की रचना किसने की है? मुनि मगन सागर ने। इनके ऊपर एक कमेटी भी बन चुकी है, मीना सुधार कमेटी। मीना सुधार कमेटी, इसके जो ये 1944 में बनी थी। ठीक है। इनके जो अध्यक्ष थे पहले वो थे पंडित बंशीधर शर्मा। पंडित बंशीधर शर्मा, इतना याद करिए। पहले क्या क्या करवाया आपको? मीना जनजाति। राजस्थान की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? मीना जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मीना जनजाति। राजस्थान में किस जिले में देखने को मिलेगी सर्वाधिक? मैं नहीं करा कि वहीं पे मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं, ऐसा अपने गसीमपुर में भी बहुत मीना रहते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? जयपुर में, उसी एरिया में ज़्यादा रहते हैं। जयपुर हो गया, शेखावटी हो गया, उधर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। इन मीना शब्द किस शब्द से मिलकर बने? मीन, जिसका अर्थ क्या होता है? मछली। ये लोग अपने आप को किसका अवतार मानते हैं? मत्स्य अवतार मानते हैं। इनके ऊपर ग्रंथ कौन सा लिखा हुआ है? मीना पुराण। किसने लिखा था? मुनि मगन सागर ने। एक कमेटी भी बन चुकी है इनके सुधार के लिए, मीना सुधार कमेटी। कब बनी है? 1944 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बंशीधर शर्मा। पंडित बंशीधर शर्मा इनके अध्यक्ष थे। मीनाओं के ऊपर। मीनाओं का कुंभ कहाँ बढ़ता है? मीनाओं का कुंभ, देखो जब भी किस चीज़ की अपनी तुलना करनी हो तो अब जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो अपने क्या कहेंगे? तू तो धोनी की तरह खेलते हैं, तू तो सचिन की तरह खेलते हैं। मतलब खेलने वाले की तुलना अपने उनके साथ ही करेंगे ना। अब खेलता बहुत अच्छा, आप ये तो नहीं कहोगे कि तू तो बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन की तरह है। खेलता अच्छा तो उसकी धोनी सचिन की तरह तुलना करोगे। ऐसे ही जब नदियों की तुलना की जाती है, बहुत पवित्र नदी हो तो अपने इसकी तुलना किससे कर देते हैं? गंगा से। गंगा से। कोई लड़की बहुत भोली हो तो कह देते हैं तो गाय के समान है। ठीक है, ओके। तो अपने इसकी तुलना मतलब इक्वल रूप से की जाती है। ऐसे भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा होता है? कुंभ। कौन सा मेला होता है? कुंभ। सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है। तो ऐसी अलग अलग जनजातियां जहां बड़ी मात्रा में इकट्ठी होती हैं वहां पे मोस्ट ऑफ आपको उसी जनजाति के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो अपने कहते हैं उस जनजाति का कुंभ। मतलब मेले की तुलना भी किससे कर दी? मेले से कर दी। ओके। तो मतलब इनका कुंभ, कुंभ का मतलब इनका मेला कहां बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है रामेश्वरम। कहां बढ़ता है? रामेश्वरम। ये रामेश्वरम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। जब आप नदियां पढ़ते हो तो नदियों में आप देखते हो इधर से राजसमंद से आ रही है नदी बनास, नीचे मध्य प्रदेश से नदी आ रही है चंबल, और मध्य प्रदेश की नदी आ रही है सीप। बनास, चंबल, सीप। अगर आपने नदियों का टॉपिक पढ़ा है तो ये तीनों नदियां मिलती है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। और जहां तीन नदियां मिलती हैं उन्हें बोलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम में यहां पे जो मेला बढ़ता है वहां पे सर्वाधिक कौन से जनजाति के लोग आपको मिलेंगे? मीना जनजाति के लोग मिलेंगे। इसलिए इसको कहते हैं मीनाओं का कुंभ। मीनाओं का कुंभ। कुंभ को नहान भी कह देते हैं। कुंभ या नहान या मेला एक ही बात है। तो मैप पे ध्यान देते रहिएगा, हर चीज मैप से किया करो। तो मीना जनजाति के लिए आपने दो जगह देखा। मीना जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? जयपुर में। इनका कुंभ या नहान कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सी जगह? रामेश्वरम। यहाँ तीन नदियाँ आती हैं अगर नदियों को टॉपिक किया है तो। इधर से आती है बनास, इधर से आती है चंबल, और नीचे से ही कौन सी आती है? सीप। त्रिवेणी संगम बढ़ता है इसका। ठीक है। तो एक हो गया सवाई माधोपुर। अब इनके जो गुरु हैं गौतमेश्वर बाबा। मीना जनजाति के गुरु कौन है? गौतमेश्वर बाबा, या इसे बोलते हैं बुरिया बाबा। बुरिया बाबा। इनके मंदिर राजस्थान में दो जगह पर है, सिरोही और प्रतापगढ़।
इनके जो गुरु हैं गौतमेश्वर बाबा, जिन्हें भूरिया बाबा भी कहा जाता है, इनके राजस्थान में प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है? सिरोही और प्रतापगढ़। वर्दीधारी पुलिस वाले इसके अंदर नहीं जा सकते। पुलिस वाले अपनी वर्दी वाली ड्रेस में, पुलिस वाली ड्रेस में यहाँ जाना वर्जित है। क्लियर है? इतना समझ आया? तो मीना जनजाति के लिए 4 जगह याद रखना। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगी? इनका कुंभ या नहान कहाँ पर है? इनके गुरु जो हैं गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा, इनके मंदिर कहाँ है? सिरोही और प्रतापगढ़। इनके बाबा का मेला कब बढ़ता है? वैशाख की पूर्णिमा को। अब आपको राजस्थान के त्यौहार कराए थे, राजस्थान के त्यौहार। चलो वैशाख वाली क्या ट्रिक थी? अक्षय कुमार वैशाखी के दिन आया, बीकानेर आया, परशुराम आए, कृषि दिवस होता है, सतयुग त्रेता युग की स्थापना कराया था ना। उसके नीचे वाली कहानी क्या थी? पूर्णिमा वाली, पीपल का पेड़, गौतमेश्वर बाबा बैठे हैं, भूरिया बाबा, ग्रासिया जाति की औरतें आई, कहती हमारा बाबा खोल, कुंडी खोल के, जब निकला कौन सा? भूरिया बाबा। वैशाख पूर्णिमा की ट्रिक कराई थी ना आपको। तो वैशाख पूर्णिमा में किसका मेला बढ़ता है? गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है। आई इतनी बात समझ आपको? ओके। अब लास्ट अपने मीना जनजाति की पढ़ते हैं शब्दावलियाँ। ये लोग किसको क्या बोलते हैं? मीना जनजाति की शब्दावली, इनके एक शब्द चलता है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, ये छेड़ा फाड़ना क्या है? ये एक तलाक प्रथा है इनकी। कौन सी प्रथा है? तलाक प्रथा एक प्रथा है। क्या प्रथा है? ये प्रथा में क्या होता है? इधर संबंध विच्छेद का ज़्यादातर अधिकार पुरुष को है। वैसे भी हमारे समाज के अंदर तलाक का सर्वाधिक अधिकार किसको होता है? पुरुष को। होता तो महिलाओं को भी है, लेकिन इसमें अग्रणी कौन रहते हैं? पुरुष रहते हैं। क्योंकि हमारा समाज इस समय कौन सा समाज चल रहा है? पितृत्वात्मक समाज चल रहे हैं, है ना। सिंधु सभ्यता के समय कौन सा समाज चलता था? मातृत्वात्मक समाज। मतलब उसमें घर पे किसकी ज़्यादा पावर चलती थी? महिलाओं की। महिलाओं की पावर चलती थी। नहीं, जरूरी नहीं माता हो, पत्नी भी हो सकती थी, महिला की पावर ज़्यादा चलती थी। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आई, सत्ता किसमें बदल गई? पितृत्वात्मक। हमारे घर का मुखिया कौन होता है? मर्द होते हैं, मर्द। वो अलग बात है, कईयों के घर में औरत भी होती है मुखिया, ठीक है, नहीं तो पुरुष होते हैं। छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या है? छेड़ा फाड़ना प्रथा ये है एक तलाक प्रथा। इसमें पुरुष क्या करते हैं? महिला के आंचल का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के, महिला के आंचल का कपड़ा फाड़ के उसके हाथ में धर देता है, हो गया तलाक। ये इसमें चलते हैं, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना मुसलमानों में भी चलता था ना, क्या? तलाक तलाक तलाक, तो तेरे घर मैं मेरे घर, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। सरकार ने उस पर रोक लगा दी, ठीक है। तो ऐसे मीनाओं में ये प्रथा चलती है जिसे क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना। एक होती है नाता प्रथा। नाता प्रथा, विवाह प्रथा। अब तलाक हो गया तो औरत ऐसे थोड़ी तेरे सारे बैठी रहेगी, तूने तो तलाक दे दिया, अब औरत ने तो दूसरा ब्याह कराना ही है। अब औरत क्या करती थी? जो कपड़ा उसने फाड़ के दिए उसको पकड़ के सिर पे कलश रख लेती है, और जिस मार्ग में उसकी इच्छा करती है उस मार्ग पर चलती है। रास्ते में जो घड़ा उसका पहले उतार देगा वही उसका पति होगा, ठीक है। तो उसने भी दिखाना ना, जब तुमने मेरे एक आंचल फाड़ के मेरे को तलाक दे दिया तो मैं भी शादी करके दिखाऊंगी। तो वही कपड़ा हाथ में लेकर सिर पे कलश रख के अपने इच्छित मार्ग पर चलती है। जो व्यक्ति पहले आकर उसका मटका उतारेगा वही क्या होगा? उसका पति होगा। काश ऐसी प्रथा भी चलती है ना, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ आ जाता है कईयों के मन में। नेक्स्ट है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि, अगर किसी औरत, कोई औरत विधवा होगी, कोई औरत विधवा होगी। अब विधवा की जब दूसरी बार शादी की जाती है, सुनिए, विधवा की जब दूसरी बार शादी की जाती है तो जो उसको राशि दी जाती है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। विधवा विवाह में जो पैसा दिया जाएगा लड़की को, उसको क्या बोला जाता है? झगड़ा राशि। तलाक प्रथा कौन सी है? छेड़ा फाड़ना। विवाह प्रथा कौन सी है? नाता प्रथा। नाता प्रथा, ठीक है। मीनाओं का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल। अपने मुखिया को क्या बोलते हैं ये लोग? पटेल। पटेल। गोटन, इनकी जो सहेलियों का ग्रुप होता है, लड़कियों की सहेलियों का ग्रुप, समूह, उसको क्या बोलते हैं? ये गोटन। मीना जनजातियों में सहेलियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? गोटन। ये अपनी कृषि को क्या बोलते हैं? बटाईदार कृषि। इनकी कृषि क्या मानी जाती है?
बटाईदार कृषि, ये शब्दावली है। हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके से एक आटा साटा भी होता है, लिखा नहीं क्या मैंने, है ना। एक होता है आटा साटा, ओटा साटा भी कहते हैं, आटा साटा भी कहते हैं, आटा साटा भी कहते हैं। लड़की देकर लड़की लेकर आना, लड़की देकर लड़की लेकर आना। इसमें भी भुगतना लड़कियों को ही पड़ते हैं, इसमें भुगतना लड़कियों को पड़ते हैं। वो कैसे? अब जैसे ये लड़की है, सुनना ध्यान से, बहुत इंटेलिजेंट है बेचारी, सारा दिन पढ़ती है, ठीक है, टैलेंटेड है। ये इसका भाई है, एकदम निकम्मा, ठीक है, एकदम निकम्मा। ओके, घर पे वेला पड़ा रहता है। अब वेला पड़ा रहता है तो लड़की को इसको देगा नहीं, है ना। तो अब इसके माँ बाप क्या शर्त रख देते हैं, अब उसको पता है कि इसका तो ब्याह होने वाला नहीं है, एक ही तरीका है, इसको तो रिश्ते बहुत आएंगे, इसको तो किसी ने नहीं भेजना। शर्त रख देंगे कि जो लड़का इससे शादी करेगा उसको अपनी बहन की शादी इससे करानी पड़ेगी। अब जो दूसरी लड़की आएगी बेचारी, या तो इसके साथ जुर्म हो गया, या जो लड़की इसके साथ ब्याह नहीं आएगी उसके साथ जुर्म हो गया। हो सकता है इसको भी उसी आटे सट्टे में जब आगे दिया आपने तो वो लड़का भी क्या तो निकम्मा ही हो। माँ बाप अपने बेटी की खुशी के लिए बेटी की कुर्बानी दे देते हैं। आजकल आज का एजुकेटेड एरिया हो गया, आजकल तो ऐसा कम होने लग गया, लेकिन अभी जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पुरानी प्रथाएं थी उसमें ऐसा चलता था, ऐसा चलता। गस्सीपुर में भी एक मैंने सुना था ऐसे किस्सा, ठीक है। अपनी एक स्टूडेंट थी, बहुत मतलब पढ़ने लिखने में थी बहुत गरीब घर की, पढ़ाई लिखाई में बहुत रहती थी, ठीक है, तो लाइब्रेरी में पढ़ती रहती है, अपने पास भी अच्छा खासा पढ़ती रहती है। एक बार बहुत उदास में क्या हुआ कि सर बात यह है, भाई मेरा शराब पीता है, सारा दिन शराब में रहता है ना। अब माँ बाप क्या कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि हम तेरा रिश्ता उसी घर करेंगे जो इसको लड़की देगा। अब अगर ऐसा रखेंगे तो मतलब क्या तो फिर मेरे को भी ऐसे ही लड़का मिले, है ना, मतलब तो उसकी भी शादी नहीं हो रही होगी तो ही मेरे को उस घर पे भेज रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं सर चलो देखते हैं, आप तो नहीं कुछ कर सकते, मैं तो कुछ कर सकती हूँ। मैं क्या तू देख ले क्या करना है। थोड़े दिन पता लगा वो भाग गई। मैं बहुत बढ़िया हुआ मतलब अपने मनपसंद के लड़के के साथ भाग गई। और क्या करेगी लड़की बेचारी, तंग आई, है ना, अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो ये होता है आटा साटा, तो जिसमें भुगतना लड़कियों को ही पड़ता है। और आजकल के वैसे टाइम में ना तो लड़कियां से भुगते ना भुगतने दे, है ना। उनके पास दो हिस्से होते हैं, या तो भाग जाए या तो खुद ही डंडा लेके खड़ी हो जाती हैं कि हाँ कराओ शादी, कैसे कराते हो। नहीं तो तीसरा तो होता ही आजकल, वो शीशी से ले आते हैं, कराओ पी लूंगी इसको मैं। तरीके बहुत है आजकल लड़कियों के पास। वो पहले वाला जमाना गया कि बाप की इज्जत का सवाल है, माँ ऐसे सोचेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेवासे। ये लोग अपने घरों को क्या कहते हैं, मेवासे। जंगलों में इनके जो घर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेवासे। ओबरी, अनाज को इकट्ठा करने के लिए जो कोठे बने होते हैं, पहले बने होते, अब भी आजकल गांवों में लोग बनाते हैं, जिसके अंदर मतलब कमरा स्पेशल अनाज के लिए, गेहूं पड़ा है उसके अंदर, है ना। तो अनाज संग्रह करने के लिए, अनाज संग्रह करने के लिए जो कोठे बने होते हैं, कोठा मतलब एक कमरा बना होता है, उससे क्या कहते हैं ये लोग, ओबरी कहते हैं, ओबरी। बेटा हो जाए तो बेटे के जन्म पर क्या बजाते हैं, थाली, ये तो लगभग सभी में चलते हैं। बेटी के जन्म पर क्या बजाते हैं, सूप, सूप बजाया जाता है, ठीक है, होता है एक बजाने वाली सूप, वो बजाई जाती है, ठीक है। ये हुई शब्दावली है। अब इसको याद करते हैं। छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक प्रथा। झगड़ा राशि क्या है, विधवा विवाह। नाता प्रथा, विवाह प्रथा। मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। सहेलियों का ग्रुप क्या है, गोटन। कृषि क्या है, बटाईदार। ये समझ लिया। अब इसको याद भी कर लो। अगर तुमने मेरे को छोड़ा तो तेरे को तलाक दे दूंगी। अब याद भी तो करना है ना, इसको समझा तो दिया कि छेड़ा फाड़ना क्या है, कपड़ा फाड़ किसको दे देती है। अब एग्जाम में कैसे याद रहेगा, तो इसकी ट्रिक बना लो। अगर मेरे को छेड़ा तो तेरे को तलाक। अब लड़का क्या, पहले शादी तो कर, ठीक है। झगड़ा करेगी मतलब विधवा होने के बाद क्या हो जाता है, झगड़ा। नाता, नाता प्रथा तो नाम से स्पष्ट है, नाता जुड़ गया मतलब क्या हो गया, विवाह हो गया। मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। लड़कियां सारी लड़कियां मिलकर क्या खेलती हैं, गोटियां, गोटन, लड़कियों का समूह। कृषि है, बटाईदार। घर को क्या बोलते हैं, मेवा। से याद करने के लिए, मीना जनजाति के घरों में मेवा मिलेगा, मेवा। और अनाज संग्रह के लिए क्या होता है, ओबरी। और याद करने के लिए क्या बोलोगे, अनाज किस में रखा जाता है, बोरी में। किस में रखा जाता है, बोरी में। तो इनके कोठे को क्या बोलते हैं, ओबरी। बोरी से बन जाएगा ओबरी, हो जाएगा। ये अपना कंप्लीट हुआ मीना जनजाति।
क्लास में याद करना है, मकसद समझाना नहीं है, मकसद याद करवाना भी है। याद करिए मैंने क्या क्या बोला, मेरे साथ साथ बोलिए, बताइए। मीना जनजाति कहाँ से स्टार्ट की? मीना जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। राजस्थान की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, सबसे शिक्षित। अब खुद ही देख लो, शिक्षित अपने इधर स्कूलों में जाके देखो, जो टीचर लगे हुए हैं वो भी मीना मिल जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस में देखो वो भी मीना मिल जाएंगे, जिला कलेक्टर भी मीना मिल जाएगी, तहसीलदार भी आपको मिल जाएगा। घरों के बाहर बोर्ड लगा होता है, फलाना मीना, ये मीना। मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं ये लोग, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, है ना। पटवारी भी मिल जाएंगे आपको। तो पढ़ी लिखी। कभी देखा कोई भील जनजाति का लड़का कि मैं भील हूँ और मैं जॉब लग गया? मतलब एसटी कास्ट के लोग बहुत कम पढ़ते लिखते हैं। आजकल मौका है, आजकल तो बहुत पढ़ने लग गए, ठीक है, फिर भी इनकी तुलना में कम है। ये बहुत पढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि इनको ऐसे, मेहनत भी बहुत करते हैं। अपनी लाइब्रेरी में एक लड़का बैठा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। मतलब वो लड़का 7 बजे आके बैठ जाता है, रात को 9 बजे जाते हैं, ठीक है। और मतलब उसको मैं टहलते खाना को, मेरे को पता ही नहीं वो कब खाना आता है, कब जब जाओ वहाँ पे मिलेगा बस। मेरे को पूरी लाइब्रेरी में एक सीट तो पता है कि वो तो मतलब बैठा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि वो सीट मेरे को कभी खाली मिल जाए। संडे को सब चल जाते हैं, उसने स्पेशल कह रखा कि सर मेरे को बैठने दो बस, सभी जाते हैं, जाने दो, मेरा यूपीएससी का पेपर है, 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, मेरे को बैठने दो। इतना पढ़ते हो, मेहनत भी बहुत करते हैं, ठीक है। हाँ आगे क्या चला, अब आप बताइए फिर। इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मीन का मतलब क्या होता है? मछली। ये लोग अपने आप को किसका अवतार मानते हैं? मत्स्य अवतार मानते हैं। इनके ऊपर ग्रंथ कौन सा है? मीना पुराण। किसने लिखा है? मुनि मगन सागर ने लिखा है, मुनि मगन सागर ने। इनके ऊपर एक कमेटी भी है, उस कमेटी का नाम क्या है? मीना सुधार कमेटी, 1944 में बनी थी। उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित बंशीधर शर्मा। इनका कुंभ या नहान कहाँ पे भरते हैं? सवाई माधोपुर के रामेश्वर में भरता है, जहां पर बनास, चंबल, सीप का त्रिवेणी संगम होते हैं। इनके मेन गुरु कौन है? भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर बाबा, एक ही बात है। इनका मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ और सिरोही में इनका मंदिर है। वर्दीधारी पुलिस वाले यहाँ नहीं जा सकते। फिर लास्ट में हमने पढ़ी शब्दावलियाँ। ये शब्दावलियाँ करा दी, छेड़ा फड़ना, झगड़ा, शिवगर्भ कर लोगे। नेक्स्ट जनजाति पढ़ते हैं भील जनजाति। भील राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति। सुनिए भी ध्यान से, सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति। सबसे बड़ी पूछेगा तो मीना, पुरानी पूछेगा तो भील। और जनसंख्या की दृष्टि से ये इनका रैंक मीनाओं के बाद है, सेकंड रैंक पर आती है। जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र का है, क्योंकि ये लोग जंगलों में ज्यादा रहते हैं। इन्हें क्या बोला है? वन पुत्र बोला है, वन पुत्र। जॉर्ज थॉमस उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है भील व्याकरण। और यही दो पहले बंदे हैं जो हम राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़ते हैं। राजस्थान का नाम राजस्थान, इसने क्या दिया था? राजपुताना। इसने क्या दिया था? राजस्थान, राजपुताना और राजस्थान। इसकी बुक का नाम, अब छोड़ो सर, याद है क्या? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। वेरी गुड, याद रहता है आप लोगों को, ठीक है। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें इसने अब क्या नाम बताया है? राजपुताना। इसकी बुक दी अनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 राजस्थान नाम दिए। राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाला सबसे पहला बंदा कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। क्लियर है। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र। जॉर्ज थॉमस ने इनके ऊपर बुक लिखी है, क्या लिखी है? भील व्याकरण। भील शब्द की उत्पत्ति, जैसे मीना शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई थी, इनकी उत्पत्ति हुई है व्हील शब्द से, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। ये जाति सर्वाधिक आपको मेवाड़ एरिया में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगी?
मेवाड़ एरिया। मेवाड़ एरिया में भी एग्जैक्ट पूछ ले तो उदयपुर में। ये जनजाति आपको सर्वाधिक मेवाड़ एरिया में देखने को मिलेगी। इधर इधर भील बहुत रहते हैं, इधर भील बहुत रहते हैं। हम जब मेवाड़ का इतिहास भी पढ़ते हैं तो भी हम पढ़ते हैं जो राजा गुहिल हुए थे वो भीलों के बीच रहते थे, जो महाराणा प्रताप हुए थे वो भी उनका जो खेल खुल हुआ है किनके साथ हुआ है, भीलों के साथ। और भील जाति के लोग महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे, किक्का। काकू नहीं है ये, किक्का। क्या बोलते थे, किक्का, महाराणा प्रताप को। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो मेन सेनापति था उसका नाम भी क्या था, भील सेनापति पुंजा जी, पुंजा जी। तो इधर भील जाति के लोग बहुत हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ को आदिवासियों का शहर बोला जाता है, आदिवासी लोग ही हैं ये, आदिवासी भील लोग इधर ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे वो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, मीना जाति के लोग, भील जाति के लोग कहाँ रहते हैं, मेवाड़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर सर्वाधिक मिलेंगे। फिर भी एक प्रॉपर शहर पूछ ले आपसे, प्रॉपर शहर पूछ ले तो प्रॉपर शहर में क्या नाम दिया ना, उदयपुर। सर्वाधिक उदयपुर रहते हैं भील जाति के लोग। आई बात समझ। डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम होता है, माही, सोम और प्रतापगढ़ से आती है जाखम। सोम, माही, जाखम, ये माही, सोम, जाखम, ये 3 नदियों का संगम होता है। तो यहां पे भी क्या बनता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। एग्जैक्ट जगह कौन सी है, डूंगरपुर का बनेश्वर धाम, डूंगरपुर का बनेश्वर धाम। गांव पड़ता है एग्जैक्ट नवाटापुरा, नवाटापुरा नामक जगह पर, बनेश्वर धाम के नवाटापुरा में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। ये भील जनजाति का कुंभ है। ये किसका कुंभ है, भील जनजाति का कुंभ कह लो, भील जनजाति का नहान कह लो, भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला कह लो। और यहाँ मेला भरता कब है, माघ की पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को। अगर माघ वाला अगर आपको याद हो जो मैंने त्योहारों की ट्रिक कराई थी, अगर माघ को हमने बोला था बादल, अगर घर पे संकट के बादल छा रहे हो तो हाथ में तिल लेकर चुप रहो, क्योंकि चुप ही सभी की दुख का निवारण है, चुप रहो। फिर भी सामने वाले ना माने तो बस्ता उठाओ, बनेश्वर धाम चले जाओ। माघ की ट्रिक थी ये। तो माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। किसका मेला भरता है, भील जनजाति का मेला भरते हैं। तो भील जनजाति का कुंभ, नहान, यह सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है, यहाँ। ठीक है, एक यहाँ पे है घोटिया अंबा माता का मेला। बांसवाड़ा में क्या है, घोटिया अंबा माता का मेला, चैत्र की अमावस्या। त्योहारों में याद करो चैत्र की अमावस्या को। मेरे को घोट दिया गया था, ट्रिक की थी अपनों ने। ठीक है, घोटिया अंबा माता का मेला, ये भील जनजाति का दूसरा कुंभ है। कौन सा कुंभ है, दूसरा कुंभ, छोटा कुंभ भी कहते हैं इसको। वापिस देखिए, और इनके जो गुरु हैं मेन, इनके जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं उनका नाम है ऋषभ देव जी या केसरियानाथ। उदयपुर के दुलैव गांव में, उदयपुर के दुलैव गांव में क्या नाम है, केसरियानाथ जी। जैसे मीना जनजाति के कौन थे, गौतमेश्वर बाबा या बुरिया बाबा, इनके कौन है, केसरियानाथ जी। कहाँ है मंदिर इनका, दुलैव गांव, उदयपुर। अब देखो वापिस सुनिए, जैसे उनके लिए आपने कौन कौन से जिले याद किए मीना जनजाति के लिए, जयपुर, सवाई माधोपुर, स्रोत, प्रतापगढ़, ये याद किए ना। अब इसके लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बस रिपीट कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछे कि भील जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, इनके गुरु का नाम क्या है, केसनाथ। उनका मंदिर कहाँ बना है, दुलैव गांव, उदयपुर में। इनका कुंभ कहाँ भरता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में जगह का नाम बताइए, बनेश्वर धाम, बनेश्वर धाम। कब भरता है, माघ की पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को। दूसरा कुंभ कहाँ भरता है, बांसवाड़ा में। कौन सी माता का मेला, घोटिया अंबा माता का मेला। ये इनका दूसरा कुंभ है। ये बड़ा कुंभ, ये छोटा कुंभ, ये पहला कुंभ, ये दूसरा कुंभ। इनके 2 कुंभ याद करने हैं, दोनों ही साथ साथ हैं। ये चैत्र की अमावस्या को है। जिन्होंने त्योहारों का टॉपिक मेरे से नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, रट्टा मार लो इन चीज़ों का, रट्टा मार लो।
माघ पूर्णिमा को यहाँ पे, चैत्र की अमावस्या को यहाँ पे बनेश्वर धाम का मेला, और यहाँ पे घोटिया अम्बा माता का मेला। भील जनजाति के बारे में इतना याद हुआ क्या? सुनाइए क्या कुछ पढ़ लिया? भील जनजाति सर्वाधिक मेवाड़ में रहती है। मेवाड़ में भी सर्वाधिक कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। इनके गुरु का नाम क्या है? केसरनाथ जी। मंदिर कहाँ पे है? दुलैव गांव उदयपुर में। इनका कुंभ कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर के बनेश्वर धाम के नवाटापुरम में माघ की पूर्णिमा को। दूसरा कुंभ कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा माता का मेला, चैत्र की अमावस्या को। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कह के पुकारा है? वन पुत्र, वन पुत्र। जॉर्ज थॉमस ने इनके ऊपर कौन सी बुक लिखी है? भील व्याकरण, भील व्याकरण। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? व्हील से। व्हील का मतलब क्या होता है? तीर चलाने वाला। यह राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड है, मतलब मीना के बाद इन्हीं का ही नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट इनकी शब्दावलियां, इनकी बेसिक बातें होंगी। अब पढ़ते हैं शब्दावलियां। इनकी शब्दावलियां, इनकी शब्दावलियों में क्या क्या शब्द है? सबसे पहले है मावड़ी, सबसे पहले है मावड़ी। मावड़ी क्या होता है? ये लोग जो महुआ का वृक्ष होता है, महुआ का एक पेड़ होता है, महुआ के वृक्ष से शराब बनाते हैं। ये लोग महुआ के पेड़ से क्या बनाते हैं? शराब। उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मावड़ी। रन घोष, ये जो घोष खाते हैं रन घोष, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फायरे, फायरे। अनाज को, अन्न को क्या बोलते हैं? कोंदरा। गेहूं को बोलते हैं कोंदरा। वैसे तो इनका मेन देवता कौन है? ऋषभ देव या केसरनाथ जी, लेकिन एक और इनके वैसे माने जाते हैं। एक देवता किसकी पूजा करते हैं? ये टोटम की देवी कौन है? बराड़ी देवी। टूटी बारी है, याद करने के लिए, टूटी बारी है। टोटम बराड़ी देवी, देवता और देवी। बगोरिया, ये एक प्रथा है जिसमें ये अपना जीवन साथी चुनते हैं। याद करना बहुत आसान है ना, भाग कर जीवन साथी चुन लो। हाथी वेंडो, ये भी इनकी एक विवाह प्रथा है, इसको भी याद करना आसान है। हाथी पे, भीलों का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के नहीं आता, किस पे बैठ के आता है? हाथी पे। विवाह प्रथा है। सिरा चोकली, ये वो जगह है जहां पे इनके पूर्वजों की जगह बनी हुई है, जो इनके पूर्वजों की जगह बनी हुई है एक, वहां जाकर अपना माथा टेकते हैं, है ना, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं? सिरा चौंकली। दजिया और ची माता, ये पेड़ों को काट के जो खेती करते हैं, वृक्षों को काट के, वृक्षों को काट कर जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं दजिया और ची माता। अगर वो खेती एक समतल भूमि पर कर रहे हैं, समतल भूमि पर है, मैदान भाग है, मैदान, जैसे हम भी मैदानी भाग में रहते हैं, मैदानी भाग है तो क्या बोलेंगे? दजिया। अगर वो पहाड़ी पर ऐसा काम कर रहे हैं, पेड़ों को काट के कृषि करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ची माता, ची माता। तो उसको क्या बोलते हैं? ची माता। नेक्स्ट शब्द अपना फला, नेक्स्ट है फला। छोटे अपना जो घर होता है इसको बोलते हैं कुई या टापरा। अपने घर को क्या बोलते हैं? कू या टापरा। घर को कू या टापरा। लेकिन अगर ढानी बनी होगी तो ढानी को क्या बोलते हैं? फला। याद कराता हूं आपको, एक बार सुन लो। ढानी तो समझ गया ना, अपने गांव के बाहर बार जो एक सिंगल घर होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? ये ढानी नहीं बोलते, ये क्या बोलते हैं? फला। फला से शब्द आया भिल। एक शब्द और यूज करते हैं, फालू। वेशभूषा में कराया था, सिर पर बांधते, अंगोछा। मतलब दूसरे लोग तो इसको अंगोछा बोलते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं? फालू बोलते हैं, सिर पर बांधने वाला कपड़ा। और डानी को क्या बोलते हैं? फला। घर को क्या बोलते हैं? कू या टापरा, कू या टापरा। पाल, नेक्स्ट अपने है पाल। पाल ये बोलते हैं अपने डानियों का ग्रुप, डानियों का समूह। डानियों का समूह बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? पाल। नेक्स्ट है गमेती। मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती। भोजन इनका क्या है? मक्के की रोटी और प्याज, मक्के की रोटी और प्याज। पोत्या, पोत्या करवा रखे, ये वेशभूषा आ गई कुछ इनकी। पोत्या, पगड़ी के स्थान पर सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र।
सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, पगड़ी के स्थान पर। ये आपको मैंने वेशभूषा में करवा दिया। दे पड़ा क्या कराया था? वेरी गुड, याद है ना? दे पड़ा तंग धोती, धोती को फाड़ के बांधना। खोयतू लंगोट, कछाबू गागरी, घुटनों तक की गागरी, घुटनों तक की गागरी। सिंदूरी क्या था? लाल साड़ी। ये कैसे रिपीट हो गया सारा कुछ? पहले अपने क्या पढ़ी थी? वेशभूषाएं, भीलों की वेशभूषा। अब अपने भीलों की जानकारी ले रहे हैं तो उनकी फिर अपने वेशभूषा पढ़ ली, रिवीजन हो जाएगा। भीलों की राड फेमस है डूंगरपुर की। ये डूंगरपुर में इनका एक गेम चलता है, पत्थरों वगैरह से खेलते हैं, उसे बोलते हैं भीलों की राड। अटक इनका एक गोत्र है, सरनेम होता है ना जैसे, इनमें एक गोत्र चलता है अटक। देवाल डोल, अगर घर पे कोई बीमार है, बीमारी का संदेश लेकर जब जाते हैं, बीमारी का संदेश के लिए जो ढोल बजाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? देवाल डोल, देवाल डोल। कायटा, कायटा मृत्यु भोज, मृत्यु के समय घर पे भोज नहीं खिलाते जिसको अपने कहते हैं 12, है ना? तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं? कायटा, मृत्यु भोज। ओके, ये कंप्लीट हुआ, करते हैं याद इसको, सुनिए। फायरे फायरे, सबसे पहले क्या है? मावड़ी, मावड़ी। शराब को क्या बोलते हैं? मावड़ी। याद करने के लिए भी लोग शराब पीने के बाद मेवाड़ी बोलते हैं। वैसे तो मेवाड़ एरिया में रहते हैं, भील जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, लेकिन ये मेवाड़ी नहीं बोलते। मेवाड़ी तब बोलेंगे जब इनको क्या पिला दी जाएगी? शराब। ये याद करने का तरीका है। मावड़ी हो गया शराब, मेवाड़ी शराब। फायरे फायरे, जब किसी को जानवर को मारकर जो रन गोश्त खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। कोंदरा, अनाज। याद कैसे रहेगा? कूंदते नहीं हो क्या? गोद ना, अपना कूंदना। अनाज को क्या बोलते हैं? कूंदना। ऐसे ही करते हैं ना, कूंदना, ठीक है। टोटम देवता, बराड़ी देवी क्या है? देवी। बगोरिया, ये तो याद हो ही जाएगा। जीवन साथी को क्या बोलते हैं? बगोरिया। याद करने के लिए जीवन साथी को भगा के ले जाते हैं। हाथी वेंडो क्या है इनकी? विवाह प्रथा, विवाह प्रथा। सिरा चौंकली, पूर्वजों का ऐसा स्थल जहां पे ये सिर झुकाते हैं, जाके माथा टेकते हैं। पूर्वजों का बना हुआ स्थल। याद करने के लिए पूर्वजों की जगह पर क्या करना है? सिर झुकाना है। धजिया और ची माता, कहते हैं ना वृक्षों के धजिए उड़ा दिए, तो पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? धजिया। समतल जगह पर है, मैदानी भाग में है तो धजिया, पहाड़ी इलाका पर है तो ची माता। फला किसको बोलते हैं? डानी को। लेकिन अगर ये डानियों का ग्रुप बन जाएगा तो फै की जगह पै बन जाएगा, पाल, पाल। फला और पाल, घर, मंडी के गांव के बाहर एक घर है जिसको अपने कहते हैं डानी। ये डानी को डानी ना कह के क्या कहते हैं? फला। मतलब वहां पे फल बहुत हैं, डानी में फल बहुत पड़े हैं, डानी में फल बहुत हैं। लेकिन जब वो बहुत सारी डानियां बन जाएगी, डानियों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? पाल। फला से शब्द बनता है फालू, वो वेशभूषा में कराया था, सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा। घर को क्या बोलते हैं? कू या टापरा, कू या टापरा। अपने मुखिया को क्या बोलते हैं? मीना क्या बोलते थे? पटेल। ये बोलते हैं गमेती, गौ माता, गमेती। भोजन क्या पसंदीदा है? मक्के की रोटी और प्याज। पोत्या, सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, पगड़ी के स्थान पर। दे पाड़ा, इनकी तंग धोती। खोयतू, रट गए होंगे ये तो, वेशभूषा में भी अच्छे से रटे थे। खोयतू लंगोट, कछाबू गागरी, सिंदूरी लाल साड़ी। भीलों की राड कहाँ की फेमस है? डूंगरपुर की। अटक गोत्र, देवाल ढोल, बीमारी संदेश, कायटा मृत्यु भोज, मृत्यु को काटना, मृत्यु के भोजन को काट काट के खाना। हो जाएगा। कितनी जनजातियां होगी? 2। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी। देखिए इसके बाद अपने चलते हैं ग्रासिया। 2-3 जनजातियों पे टाइम लगता है ज़्यादा, उसके बाद वाले में थोड़ा थोड़ा मैटर है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति।
देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रासिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में कौन से रैंक पर आती है? थर्ड रैंक पर आती है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये मूलतः वैसे गुजरात की है, गै से ग्रासिया, गै से गुजरात। राजस्थान के जस्ट नीचे बॉर्डर किसका है? गुजरात का। तो मूलतः गुजरात की है, जैसे अपना राजस्थान हो गया, ये यहाँ पे रहती है गुजरात में, मूलतः गुजरात की है। लेकिन गुजरात से राजस्थान आ गई, और गुजरात से राजस्थान आएगी रहने तो मेवाड़ वाला एरिया ही आएगा, है ना। तो ये राजस्थान में कहाँ रहती है? सिरोही और उदयपुर में। राजस्थान में ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? सिरोही और उदयपुर में। सिरोही और उदयपुर में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी ग्रासिया जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स, ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है बोल, इसने कहा है कि इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? गवाक्ष शब्द से। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है सर्वेंट यानी नौकर। इनकी उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, ठीक है। और इसके बारे में ग्रासिया जनजाति, यह सर्वाधिक अंधविश्वासी होती है। सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा अंधविश्वासी कौन होती है? ग्रासिया जनजाति होती है। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह भी इसमें होते हैं, जो ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं वही सबसे ज्यादा प्रेम विवाह भी इसी जनजाति में होते हैं। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति भी यही है, ठीक है। और इनकी खास बात, यहां पे एक मेला बरता है गौर सियावा माता का मेला, ये जरूरी है याद करना। इनका जो सबसे प्रसिद्ध मेला है, इसका कुंभ कह सकते हो आप, सिरोही में बरता है गौर सियावा का मेला, गौर सियावा का मेला। इसे हम आम आदमियों का मेला, आम आदमियों का मेला या मनखोरों का मेला भी कहा जाता है, मनखोरों का मेला। इन्हें आम आदमियों का मेला या मनखोरों का मेला कहा जाता है, गौर सियावा का मेला। तो रामेश्वर का जो है वो किसके लिए फेमस है? रामेश्वरम वाला, सवाई माधोपुर, मीना। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले घोटियम्बा का किसके लिए हो गया? भील। सिरोही के अंदर जो गौर सियावा माता का मेला बरता है, वहां पे सर्वाधिक भीड़ किसकी दिखेगी आपको? ग्रासिया जाति की सर्वाधिक दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि उनका कुंभ है ये, सर्वाधिक भीड़ इनकी दिखेगी। इसे आम आदमियों का मेला या मनखोरों का मेला भी कहते हैं। सर्वाधिक अंधविश्वासी जाति यही होती है, सर्वाधिक प्रेम विवाह भी इसी जाति में होते हैं। सिरोही के अंदर झील कौन सी है? नक्की झील, नक्की झील। तो इनकी जो पवित्र झील है वो क्या मानी गई है? नक्की झील। इनकी पवित्र झील नक्की झील मानी गई है। ये अपने पूर्वजों की अस्थियां वगैरह यहीं विसर्जित करते हैं, नक्की झील पर ही। ये वही नक्की झील है जिसको अपने मानते हैं कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। बाकी क्रेटर झील का उदाहरण है ये, ज्वालामुखी फटा, खड्डा हुआ, छोटा खड्डा होता है तो क्या बोलते हैं? क्रेटर। बड़ा खड्डा होता है तो काला डेरा। काला डेरा का उदाहरण कौन है? पुष्कर झील। ओके, तो नक्की झील इनकी पवित्र झील है। इसके अलावा सफेद पक्षी, सफेद पक्षी को ये लोग शुभ मानते हैं, और मोर पक्षी को अपना आदर्श मानते हैं, पवित्र मानते हैं, ठीक है। बेसिक बातें, मोर को आदर्श मानते हैं, सफेद पक्षी को शुभ मानते हैं। अब इनके अपने पढ़ते हैं शब्दावली। हो गया, बस मेन शब्दावलियों पे ध्यान देते हैं। क्या पढ़ा ग्रासिया जनजाति के बारे में? ये लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? मूलतः कहाँ के हैं ये? गुजरात के। अब अपने राजस्थान में भी रहने लग गए। राजस्थान में कौन सी जगह पर? सिरोही और उदयपुर में, सिरोही और उदयपुर में रहने लग गए। सिरोही में एक मेला भरता है, कौन सा? गौर सियावा माता का मेला। वहां पे इनकी भारी भीड़, काफी भीड़ रहती है। ये लोग सर्वाधिक अंधविश्वासी हैं, सर्वाधिक प्रेम विवाह भी इसी जनजाति में ज्यादा होते हैं। और इनकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा? गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब सर्वेंट या नौकर, सर्वेंट या नौकर, ठीक है। ये जो गौर सियावा माता का मेला भरता है, इसे आम आदमियों का मेला या मनखोरों का मेला कहते हैं। और इसी मेले के अंदर ये सर्वाधिक अपने जीवन साथी चुनते हैं, मतलब एक मौका मिल जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जीवन साथी इसी मेले में ये लोग अपने चुनते हैं। अब अपने पढ़ते हैं इनकी शब्दावलियां। ग्रासिया जनजातियों की शब्दावली देखिए जी। घेर, घेर से तो स्पष्ट ही हो गया क्या? घेर, घर। ये अपने लोग अपने घरों को क्या बोलते हैं? घेर। फालियां, फालियां उधर फल था, फाल,
ढाणी को बोला जाता था, यहाँ पे बोला जाता है गांव को। मतलब कंपेयर करके याद करना। उन्होंने अपनी ढाणी को क्या बोला था भील वालों ने? फाल। अब ये शब्द बन गया फालियां। ढाणी से बड़ी क्या होता है? गांव। ढाणी से बड़ा, फाल से बड़ा, फालियां। ये लोग अपने घर को फालिया बोलते हैं। मुखिया को सहलोत बोलते हैं। 3 मुखिया हैं, बस 3 मुखिया याद करने हैं आपने। तीनों में मुख्य शब्दावली पढ़ने को मिलती है। एक तो पढ़ने को मिलती है अपने को मीना में, एक भीलों में और एक ग्रासिया में। मीना लोग अपने मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। भील लोग गमेती, गमेती। और ये लोग सहरिया, सॉरी सहलोद। ठीक है। नेक्स्ट है चारपाई। चारपाई को क्या बोलते हैं? खाट लाओ, तो अपने ही बोल देते हैं खाट। खाट तो अपने भी चलता ही इधर, खाट। चारपाई को खाट ला। माटला, मटकी। मटकी को क्या बोलते हैं? माटला। वो जो कणक को, गेहूं को करने वाली वो नहीं होती क्या, चक्की, उसको क्या बोलते हैं? ये गेंटी। ठीक है, गेहूं को करने वाली चक्की। सोहरी, सोहरी बोलते हैं ये अनाज के भंडार को, अनाज संग्रह को। गेह में क्या कांदियां, ये है इनका मृत्यु भोज है ना, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। और स्मारक को क्या बोलते हैं? स्मारक जैसे कोई मर जाता है तो उसकी जो समाधि स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? हुर्रे या मोगी। कृषि को क्या बोलते हैं? हरी बावरी। कृषि को बोलते हैं हरी बावरी। ठीक है। और हाथ चक्की को बोलते हैं गेंटी। अनाज के भंडार को सोहरी। और मृत्यु भोज को गेह। मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगी। और इनकी खास बात है, ये बंदे के मरने के 12वें दिन बाद उसका संस्कार करते हैं। यहां तो एक दिन रखना मुश्किल हो जाता है ना। मरने के 12वें दिन बाद अंतिम संस्कार करते हैं ये। ठीक है। ग्रासिया जनजाति के लोग। यहाँ पे 2 शब्दावलियाँ आती हैं, भील ग्रासिया, गमेती ग्रासिया। अब इसमें क्या है? भील जाति की औरतों और ग्रासियों का मर्दों, अगर इन दोनों की शादी होती है तो उसके क्या कह देते हैं? भील ग्रासिया, भील ग्रासिया। भीलों का पुरुष हो, मैन, ग्रासिया जनजाति की लड़की हो, ऐसे जाति शादी हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? गमेती ग्रासिया। तो 2 शब्दावलियाँ चलती हैं, भील ग्रासिया, गमेती ग्रासिया। मतलब अनदर कास्ट में जो मैरिज होती है उनको ये बोलते हैं। ये एक भील जाति का होना चाहिए, एक ग्रासिया जाति का होना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, ये शब्द याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो देखो गमेती क्या होता है? गमेती भीलों का मुखिया। भीलों के मुखिया को क्या बोलते हैं? और मुखिया कौन होता है? सर्वात मोस्ट ऑफ बंदा ही होता है। तो मुखिया कौन होता है? घर का मर्द होता है, मैन होता है। तो जहां पे गमेती पहले आएगा वहां पे भील जाति का मर्द पहले आएगा, मैन पहले आएगा। गमेती मुखिया ही होता है ना, मुखिया में मैन पहले आएगा। ऐसे याद कर लो, नहीं तो ये तरीका है। ये शब्द याद कर लो, एक भील ग्रासिया, पहले क्या बोलते हैं? भील ग्रासिया। दूसरा शब्द क्या है? गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया याद कर लो, भील ग्रासिया FM रेडियो, भील ग्रासिया FM। FM का मतलब, F का मतलब फीमेल, M का मतलब मेल। ये कंप्लीट हुआ ग्रासिया जनजाति, ये कंप्लीट हुआ ग्रासिया जनजाति। वापस बताइए क्या कुछ पढ़ा? ग्रासिया जनजाति के बारे में आपको क्या कुछ याद हुआ? सुनाओ। ये वैसे मूलतः कहाँ की है? गुजरात की। राजस्थान में कहाँ रहती है? सिरोही और उदयपुर में ज़्यादा निवास करती है। ठीक है। और ये अंधविश्वासी ज़्यादा है और प्रेम विवाह इनमें सर्वाधिक होते हैं। और इनकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? गवाक्ष, नौकर या सर्वेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट मेला, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनका मेला। कौन सा? गौर सियावा का मेला। इसे क्या बोलते हैं? आम आदमियों का मेला या मनखोरों का मेला। नक्की झील पवित्र है इनके लिए। बाकी ये शब्दावली हो जाएंगी। एक बार और याद कर लेते हैं। घर को घेर, गांव को फालियां, मुखिया को सहलोद। तो मुखिया 3 इकट्ठे याद कर लेना लिख के। एक तो हो गया अपना पटेल, पटेल, गमेती, सहलोद, सहलोद।
जनसंख्या में सबसे बड़े नंबर पे कौन है? मीना, पहले मीना आती है। 2 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे कौन है? गरासिया। ये उसी क्रम में लिखी हुई है। मीनाओं का मुखिया पटेल, भीलों का मुखिया घमेती, गरासियों का मुखिया सहलोद। चारपाई को खाटला, मटकी को माटला, इजी है ये तो। और हाथ चक्की को घेंटी, अनाज के भंडार को सोहरी, गेह में क्या कांदियाँ, ठीक है। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज में औरतें मेकअप करके जाती हैं, मेक, ठीक है। गेहूं खाने मेकअप करके जाती हैं, ओके। स्मार्क, और स्मार्क जो समाधि स्थल है वहां बैठ के कहती हैं हुर्रे, और मैगी खा रही हैं। उसका तो बेचारे का स्मारक स्थल बना है, माथा तो क्या टेकना है, वहां बैठ के कहती है साथ में मैगी खा रही है, कहती हुर्रे, ठीक है। हुर्रे और मैगी, मोगी, स्मारक स्थल। और कृषि कैसी है? हरी बावरी, हरी बावरी। भील, कभी भी 2 चीजें याद करनी पड़े, दोनों कभी नहीं याद करनी चाहिए, हमेशा एक याद करनी चाहिए, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। 2 इकट्ठी याद करोगे तो कभी चीज नहीं याद होती, ठीक है। तो इसमें एक याद कर लो, भील गरासिया, भील गरासिया FM। भीलों की लड़की, ग्रासिया जनजाति का मैन, आदमी, इनकी शादी होगी तो उसे क्या बोलते हैं? भील ग्रासिया। उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? गमेती ग्रासिया। आज एक और करते हैं, लास्ट छोटा सा ही है, उसके बारे में मैटर। डामोर, डामोर ये रहते हैं जी डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील में। मैप जरूर देखा करो, हर चीज को मैप से टच किया करो। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील में डामोर जनजाति कहाँ रहती है? डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील। सिमलवाड़ा शब्द भूल जाओ तो ये कह देना डूंगरपुर की सीमा पर रहती है, डूंगरपुर की सीमा, डामोर जनजाति, ठीक है। डामोर जनजाति रहती है डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में। अब इनमें अपने खास बातें पढ़ते हैं। इनमें खास बात ये रहेगी कि इस जनजाति में, यही लिख देते हैं, देखिए, एक तो इस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, बहुविवाह प्रचलित है, मतलब बहुत शादी करते, ये रियल है। अपने भी रहते हैं ना डामोर, डामोर अपने डूम वगैरह शब्द यूज कर लेते, डामोर रहते हैं ना, मतलब उनके जब देखो मेरी दूसरी शादी होगी, मेरी तीसरी, यहाँ एक नहीं मिलती, मतलब उनके रियलिटी है ये। वहाँ उनके 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर लेते हैं ये लोग, और ये रियलिटी है। और उनको फिक्र भी नहीं है कोई, तलाक दे देंगे कोई बात नहीं, दूसरी हो जाएगी, तलाक दे दिया कोई बात नहीं, तीसरी हो जाएगी। इनके बहुत होती हैं शादियाँ। इनके बहुविवाह प्रचलित है। क्या प्रचलित है? विवाह विच्छेद भी प्रचलित है, आराम से विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद भी आसानी से हो जाता है, तलाक मतलब आसानी से हो जाता है। गुप्त विवाह बैन है, तो गुप्त विवाह करनी क्यों है इन्होंने? वैसे बहुविवाह जब चलती हैं तो गुप्त विवाह करने की जरूरत भी क्या इनको? इनके बहुविवाह प्रचलित है, विवाह विच्छेद भी आसानी से हो जाता है, गुप्त विवाह पर क्या है? प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। इनमें पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, पहने होते हैं ना, अपने आते हैं ना वो ढोल बजाने वाले, उनकी बात हो रही है, डामोर, तो गहने गुने पहने होते हैं ना, है ना। तो इनमें पुरुष भी महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ठीक है। और इनके जो मेन जो मेले हैं, इनके जो मेले हैं वो यहाँ ये होते हैं। एक तो है ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में, ग्यारस की रेवाड़ी है क्या का मेला। एक यहाँ पे पंचमहल गुजरात में चलता है, एक गुजरात में मेला भरते हैं इनका, जेला बावजी का मेला। जेला बावजी का मेला, ये लो जी, ये होगी डामोर जाति। डामोर जनजाति की क्या क्या खास बातें हैं? ये डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में ज़्यादा रहते हैं, पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, बहुविवाह प्रचलित है, विवाह प्रतिषेध आसानी से हो जाता है, गुप्त विवाह निषेध है। इनके 2 मेले, ग्यारस की रेवड़ी का मेला और जेला बावजी का मेला, ये 2 मेले प्रसिद्ध हैं। ना याद हो तो याद कर लेना,
ये डूंगरपुर में ये रहते हैं लोग, इनके बाबूजी झोला उठा के चल पड़े और 11 रुपए की रेवड़ी ले आए। बाबूजी झोला लेके निकले और क्या लेकर आए? 11 रुपए की रेवड़ी। 11 की रेवड़ी, रेवाड़ी का मेला और जेला बाबूजी का मेला। इनमें 2 शब्दावलियाँ याद कर लेना। ये लोग अपने गांव को फला और मुखिया को मुखी कहते हैं। गांव को फला और मुखिया को मुखी कहते हैं। 4 हो गए जी अपने। 4 में से मैंने जो सिस्टम रखा था याद कराने का वो रखा था कि दक्षिण वाले कराऊं, दिशाओं से याद रहेगा। 4 में से 3 देखो कहाँ के हैं आपके, एक डायरेक्शन में याद करेंगे तो याद रहेगा। सिरोही में कौन रहते हैं? गरासिया। उदयपुर में कौन रहते हैं? भील। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में कौन रहते हैं? डामोर। और जयपुर में कौन है? मीना। मीना पहले इसलिए कराया क्योंकि सर्वाधिक वही है। तो एक यहाँ का कराया, बाकी 3 आपके यहाँ के हैं। इससे आपको याद करना आसान रहेगा। घर पे याद करने के लिए वही मैप रखो सामने। सिरोही में गरासिया को देख देख के बोलो कि गरासिया की क्या खास बात है। ये मूलतः गुजरात की है। राजस्थान में सिरोही और उदयपुर में ज़्यादा रहने लगी गरासिया। ठीक है, गवाक्ष शब्द से बने हैं ये, जिसका मतलब होता है सर्वेंट या नौकर। इस तरीके से इनके बारे में विशेषताएं बोलो। भीलों के बारे में बोलो विशेषता। डामोर की तो बातें 5-7 हैं सारी। अब कल जब अपने करेंगे वो अपने इधर चलेंगे। जैसे सांसी जनजाति यहाँ रहती है भरतपुर में, सांसी भरतपुर में ज़्यादा रहती है। कंजर जनजाति इधर रहती है बाराकोटा वाली साइड, और सहरिया भी इधर ही रहती है। सहरिया, कंजर और सांसी वो इस दिशा में रहती हैं। तो इस तरीके से डायरेक्शन में भी वो याद करना आसान रहता है। ठीक है, चलो ये आज की क्लास थी अपनी।